हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एनसीईआरटी की पुस्तक से कक्षा 5 पर्यावरण की पाठ्य पुस्तक से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आया हूँ। ये टॉपिक जानवरों से संबंधित है। ये टॉपिक जानवर से संबंधित है। जानवरों से संबंधित सीटेट में कम से कम 2 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप इसको वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा और आप सीटेट में 2 से 4 नंबर आराम से ले सकते हैं। पहला है मछली। मछलियाँ खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों के माध्यम से पहुंचाती है। डॉल्फिन अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती है और एक दूसरे से बात करती है। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के शुद्ध जल में मिलता है। यह जल अलवणयुक्त होता है। इसे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। यानी दोस्तों, ये जो मछलियां हैं खतरों को भाप जाती है और एक दूसरे को चेतावनी जो है बिजली तरंगों के माध्यम से देती है। और जो डॉल्फिन है, हमारे देश में डॉल्फिन पाया जाता है, ये जो है आवाज़ अलग अलग तरह की आवाज़ निकाल सकती है और ये डॉल्फिन एक दूसरे से बातें भी करती है। ये आप डॉल्फिन का चित्र देख सकते हैं। डॉल्फिन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के शुद्ध जल में पाया जाता है। यानी ऐसा जल जो बिल्कुल शुद्ध होता है वहाँ पाया जाता है। इस जल में बिल्कुल भी लवण नहीं होता है। इसे अलवणयुक्त जल में पाया जाता है। मछलियों को जहाँ डॉल्फिन पाया जाता है उस स्थान में डॉल्फिन को स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला है स्थल। स्थल भालू जैसे दिखते हैं पर ये भालू नहीं होते हैं। स्थल दिन में करीब 17 घंटे पैरों पर उल्टे लटक कर सोते हैं। स्थल सप्ताह में एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। स्थल जिस पेड़ पर रहते हैं उसी पेड़ की पत्ते पेट भर खाते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये केवल 8 पेड़ों पर गुजार देते हैं। एक पेड़ पर 5 वर्ष रहता है। यानी दोस्तों, ये देखिए स्थल है। ये स्थल है, देखने में बिल्कुल भालू जैसा दिखता है लेकिन ये भालू होता नहीं है। इसका नाम स्थल है। ये पेड़ पर उल्टा रहता है। ये पेड़ पर उल्टा लटक कर रहता है और ये कम से कम 17 से 18 घंटे तक सोता है। 17 से 18 घंटे तक सोता है और 18 घंटे तक सोता है। और ये सप्ताह में केवल एक बार शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरता है। स्थल जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है और ये 40 वर्ष तक जीता है। यानी इसका जीवन काल जो है वो 40 वर्ष का है और ये अपने जीवन काल में सिर्फ 8 पेड़ों पर रहता है। यानी ये अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर गुजार देता है। यानी एक पेड़ पर ये सिर्फ 5 वर्ष रहता है। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। अगर दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है और आपको अगर सीटेट से संबंधित सभी टॉपिक पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला देखिए दोस्तों, बाघ अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। यानी जो बाघ है मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ का गर्जन की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देता है। बाघ के दोनों कान चारों दिशाओं में घूम जाता है। बाघ की मूछें कंपन को भांप लेती है और शिकारी की सही स्थिति का पता लगाने में बाघ को मदद करती है। बाघ हवा की वजह से पत्तों के हिलने और शिकारी की वजह से झाड़ियों के हिलने में हुई कंपन को पहचान लेता है। तो दोस्तों, ये बाघ देख सकते हैं। ये जो बाघ है मनुष्य से 6 गुना बेहतर अंधेरे में भी देख सकता है और बाघ है मौके के अनुसार यानी परिस्थिति के अनुसार अपनी आवाज़ें बदल लेता है। और बाघ की गर्जना जो है, बाघ जब दहाड़ता है तो उसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। बाघ के दोनों कान चारों दिशाओं में घूम सकते हैं। यानी बाघ के जो दोनों कान है ये चारों दिशाओं में घूम जाते हैं। बाघ की जो मूछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती है और शिकारी की सही स्थिति का पता लगाने में मदद करती है। बाघ जो है हवा की वजह से हिलने वाले पत्तों को और शिकारी की वजह से हिलने वाले झाड़ियों या पत्तों में अंतर कर लेता है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड में है। ये बाघों के लिए प्रसिद्ध है। ये भारत का
भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये टॉपिक है सांप। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं। वो जमीन पर हुए कंपन को ही सुनता है। यानी जो सांप है, सांप के कान नहीं होते हैं। आपने देखा होगा सांप के कान बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ये केवल कंपन को सुन सकता है। भारत में 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। पहला नाग, दूसरा करैत, तीसरा दुबोइया, चौथा अफाई। यानी ये जो 4 सांप हैं, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये चारों भारत के सबसे जहरीले सांप हैं, जिसमें सबसे जहरीला करैत है। सांप जब किसी को काटते हैं तो उनके 2 खोखले जहर वाले दांत से दूसरे व्यक्ति या जानवर के शरीर में चला जाता है। सांप जब किसी व्यक्ति को काटता है तो सांप का जो 2 दांत होते हैं वो बिल्कुल खोखले होते हैं और उन्हीं खोखले दांतों में जहर रहता है। और सांप के काटने से किसी व्यक्ति के या जानवर को काट लेता है तो वो उन दोनों के माध्यम से वो जहर उस जानवर के या उस व्यक्ति के शरीर में चला जाता है। सांप के द्वारा काटे हुए व्यक्ति को सीरम नाम की दवा दी जाती है और ये दवा सांप के जहर से ही बनाई जाती है। हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। यानी हांगकांग एक ऐसा देश है जहाँ सांप खाए जाते हैं और इसके सूप को लिंग हू फेन कहते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, कालबेलिया। ये राजस्थान में पाई जाने वाली एक जनजाति है। सफेरे को भी कालबेलिया कहते हैं। ये जो कालबेलिया है सांपों से संबंधित है। ये सांपों को पालते भी हैं और ये सफेरे होते हैं और इन सफेरे को कालबेलिया कहते हैं। कालबेलिया नाच में सांप जैसी मुद्राएं होती है। ये जो कालबेलिया जनजाति है सांप जैसी मुद्राएं बनाकर डांस करते हैं। तुम्बा, खंजीर, बीन आदि सूखी लौकी से कालबेलिया जनजाति बनाते हैं। जो सांप के देखते होंगे आप, सांप का खेल जब दिखाते हैं तो वहाँ पे एक बीन बजाते हैं। वो जो बीन बजाते हैं वो सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। ये लोग सांप के डंक देखकर ही पहचान जाते हैं कि किस सांप ने काटा है और ये लोग बेटी की शादी में सांप को गिफ्ट के रूप में दे। हाथी एक बड़ा जानवर है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 से ज़्यादा पत्ते या झाड़ियाँ खा लेता है। यानी एक जो बड़ा हाथी होता है वो एक दिन में 100 किलो से ज़्यादा पत्ते या और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। 3 महीने के हाथी का वजन जो 200 किलो के आसपास होता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे इसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के कान बड़े पंख जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान को हिलाकर हवा करता है। यानी ये देख सकते हैं दोस्तों, हाथियों का झुंड है। ये जो हाथी होते हैं, हाथी जो सबसे बड़ा हाथी होता है, यानी बड़े हाथी जो होते हैं, वयस्क हाथी होते हैं, वो एक दिन में 100 किलो पत्ते खा लेते हैं। और ये लोग बहुत कम आराम करते हैं। एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सिर्फ सोते हैं। और 3 महीने के हाथी का वजन लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होता है। हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है। इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। हाथी के बड़े कान पंख जैसे होते हैं जो गर्मी लगने पर हिलाकर ये हवा कर लेते हैं। आगे देखते हैं सर। हाथियों का झुंड। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड का नेतृत्व करती है। हथनी के एक झुंड में 10 से 12 हथनी और बच्चे होते हैं। 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं। उसके बाद फिर झुंड छोड़ के चले जाते हैं। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, हाथियों के झुंड है। ये
हाथियों का झुंड है। हाथियों का जो झुंड होता है उसमें सिर्फ हथनियाँ और बच्चे रहते हैं, यानी उसमें नर हाथी नहीं रहते हैं। और हाथियों के झुंड का जो पूरा नेतृत्व होता है वो सबसे बुजुर्ग, यानी सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो करती है। और इस झुंड में केवल 10 से 12 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। जब बच्चा 14 से 15 साल से ऊपर हो जाता है तो वो झुंड छोड़कर चला जाता है और 14-15 साल तक रहता, जब 14-15 साल तक वो यानी झुंड में रहता है और 14-15 साल के ऊपर होते ही वो झुंड छोड़कर चला जाता है। हाथी परेशानी में एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों है मधुमक्खी। मधुमक्खी अक्टूबर से दिसंबर माह मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय माना जाता है। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। मधुमक्खियां एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। यदि मधुमक्खी के एक छत्ते से या बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती है। ये दिन भर काम करती है। शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती है। यानी दोस्तों ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, ये देखिए मधुमक्खी का छत्ता, ये जो मधुमक्खी का छत्ता है, ये जो मधुमक्खी का छत्ता है इसमें केवल रानी मधुमक्खी ही अंडे देती है। बाकी मधुमक्खियां जो है सिर्फ काम करने के लिए होती है। या और जो दोस्त जो सीटेट में सवाल पूछा जाता है मधुमक्खी अंडे कब देती है, तो अक्टूबर से नवंबर में। और मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर होता है। अक्टूबर से दिसंबर के समय ही मधुमक्खियाँ अंडे देती है। एक मधुमक्खी के छत्ते में से लगभग 10 किलो शहद प्राप्त होता है। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। इसमें कुछ नर मधुमक्खियां भी रहती है। छत्ते में सारी मधुमक्खियां काम करने वाली होती है। ये दिन भर काम करती है और फूलों का रस भी ढूंढ के लाती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करती है जिससे दूसरी मधुमक्खी को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। काम करने वाली मधुमक्खियाँ इसी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं का होता है। इन्हीं मधुमक्खियों का होता है। रानी मधुमक्खी सिर्फ केवल अंडे देती है। मधुमक्खियों को लीची बहुत पसंद होती है। बिहार के मुजफ्फरपुर के लोचहा गांव में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। मधुमक्खी पालन का कोर्स सरकार भी कराती है। मधुमक्खी पालन का कोर्स सरकार भी कराती है। यानी दोस्तों मधुमक्खी के छत्ते में केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती है। बाकी मधुमक्खियाँ दिन भर काम करती है और फूलों का रस निकाल कर लाती है, शहद बनाती है, ये सारे काम करती है। और मधुमक्खियों को जो है लीची बहुत पसंद होती है और लीची सबसे ज़्यादा बिहार के मुजफ्फरपुर के लोचहा गांव में पाया जाता है। और यहाँ के लोग लीची ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए ये लोग मधुमक्खी पालन का बिजनेस करते हैं और मधुमक्खी पालन का कोर्स सरकार भी करवाती है। दीमक, चींटियाँ और ततैया। चींटियाँ मिलजुल कर काम करती है। चींटी का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती है। यानी दोस्तों ये चींटियों के बारे में ये सब कुछ है। यानी जो चींटियाँ होती है मिलजुल कर रहती है और इन चींटियों का काम बटा होता है। रानी मधुमक्खी जैसे मधुमक्खी के छत्ते में सिर्फ रानी मधुमक्खी अंडे देती है, वैसे ही चींटियों में भी रानी चींटियाँ ही अंडे देती है, बाकी चींटियाँ काम करती है। और जो सिपाही चींटी होती है वो बिल बनाती है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर लाती है। जो दीमक और ततैया भी समूह में रहते हैं। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़े नहीं लगते हैं। लकड़ी को दीमक से बचाने के लिए नीम व कीकर की लकड़ी का फ्रेम बिछा दिया जाता है।
यानी दोस्तों जो दीमक होता है वो लकड़ी को ख़राब कर देता है और ये लकड़ी को खा जाता है।